दोस्तों मैं हरदीप ढूल कैथल ब्रेकिंग टीवी से। दोस्तों इस वक्त हम लोग कैथल की जनकपुरी कॉलोनी में हैं और आपने पिछले काफी टाइम से देखा होगा कि कोरोना की मार देश के अंदर लगभग पिछले 2-3 साल से पड़ी है। बहुत सारे लोग बीमार हुए, कुछ लोगों ने अपनी जिंदगी आज से दो दी, बहुत सारे परिवार उजड़ गए। और इसमें आपने ये भी देखा होगा कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मुहिम चलाए हुए हैं। मतलब ये उनका कहना है कि ये मुहिम है कि ये जो षड्यंत्र है कोरोना को लेकर के, उन्होंने कहा कि ये पूरी सरकार का या फिर हेल्थ एक्सपर्ट के लोगों का, अलग अलग जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है देश के अंदर, उनका सब लोगों का मिलकर के कि ये षड्यंत्र है। कौन वो लोग हैं वो आप शायद पहचान चुके होंगे कि मैं किनके बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जिनका हम पूरा नाम भी नहीं ले सकते हैं, डॉक्टर ... और वो अभी हमारे साथ हैं, हम लोग उनसे सवाल जवाब करेंगे। साथ में है जसविंदर अरोड़ा, जिन्होंने किसान आंदोलन के अंदर बड़ी भूमिका निभाई और अभी भी किसानों के जितने भी मुद्दे होते हैं वो बहुत एक्टिव रहते हैं, चाहे डीएपी को लेकर के या यूरिया को लेकर के। जिस प्रकार की लड़ाई उन्होंने कैथल के अंदर लड़ी, वो तमाम चीजें आपने देखी। अभी हम लोग डॉक्टर साहब से शुरुआत करेंगे, बाकी के साथी भी इनके यहाँ पे पहुंचे हैं। डॉक्टर साहब, कैथल में आए हो, क्या कुछ लेकर के आए हो नया या फिर वही पुराना है? नहीं, अभी आज जो है जनता सरकार मोर्चा की कैथल की जो जिला की इकाई, उसका गठन था बेसिकली। और इसका रणनीति तय की गई कि गांव के लेवल पर कैसे मोहल्ला वाइज जनता सरकार मोर्चा का गठन किया जाए, बिना कोई संगठन बनाए किस तरह से लोगों को संगठित किया जाए, ताकि आने वाले समय में जो सरकारें इस बीमारी के साथ साथ जो और तमाम तरह के षड्यंत्र रच रही है, लोगों की जिंदगी को बदतर से और बद से बदतर बनाने के मुहिम छेड़ी हुई है सरकारों ने उद्योगपतियों के साथ मिलके, उसका पूरा पर्दाफाश घर घर तक पहुंच सके। लोग आने वाले वक्त में जो 5G से जो नुकसान होने वाले हैं, जो आपके GMO से जो नुकसान होने वाला है, जो आपको तीसरी लहर के अंदर जो नुकसान करने वाले हैं ये लोग जानबूझकर, और वो करेंगे कैसे और ये बताएंगे कैसे, और इनके अपनी जो गोदी मीडिया है उसकी मदद से किस तरह से लोगों के अंदर भय बैठाने का दोबारा से काम करेंगे, उस पूरी जागरूकता की मुहिम के तहत आज का ये प्रोग्राम रखा गया था, आज हनुमान वाटिका में कैथल में। अच्छा, ये जो संगठन की आप बात कर रहे हो, इस संगठन के अंदर कौन कौन लोग होंगे और कहाँ तक ये विस्तृत हो चुका है अभी तक? इस संगठन के अंदर अभी तक हम हिसार की कार्यकारिणी गठित कर चुके हैं, जींद की गठित कर चुके हैं, कैथल की गठित हो गई है। कल और परसों 2 दिन हम सिरसा रहेंगे और परसों से अगले दिन शनिवार को हम सिरसा की गठन कर देंगे। और मार्च के अगले महीने के पहले हफ्ते में हम लोग ट्रेनिंग सेशन चालू कर देंगे। जो ये लोग संगठित लोग हैं, इस संगठन के अंदर कोई भी नहीं है, अगर मैं आपको सही बताऊं तो, क्योंकि जनता सरकार मोर्चा कोई संगठन नहीं है, ना ही ये कोई ग्रुप है। इसके अंदर किसी को कोई प्रधान नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, कोई नहीं, इसमें मतलब कोई नहीं है, ये कुछ समझ में नहीं आया। हाँ, यही कॉन्सेप्ट है इसका कि कोई भी आदमी जो समाज के मुद्दे उठा रहा है वो हमारे साथ आ सकता है। जिस मुद्दे पर वो हमसे राय भिन्न है वो अलग हो सकता है उस मुद्दे पर, यानी कि हम, मतलब आप ये कहना चाहते हो कि जो परमानेंट सदस्यता है वो नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कोई आए कोई जाए, कोई भी आए कोई भी जाए, कोई इसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसका मकसद केवल एक है, मकसद है इसका सिर्फ कि लोगों को बिना संगठन के संगठित करना सिखाना है, कि आपको मुद्दे पर संगठित होना है। गांव में मान लीजिए आप कल को गांव के स्कूल के अंदर कोई प्रोग्राम करना है, उस पर आप कैसे संगठित हो कि झगड़ा भी ना हो, और आपको मुद्दा कैसे छांटना है। कल को वोट करनी है तो गांव संगठित कैसे हो वोट के मुद्दे पर, लेकिन तरीका क्या हो? ये संगठित तो हुआ ही नहीं ना। अब अगर जो लोग समझाने वाले, जो आपका जो भी कॉन्सेप्ट लेकर के जाएंगे, वो खुद संगठित नहीं है, वो रैंडमली कोई आ रहा है जा रहा है, वो संगठित नहीं है, तो दूसरों को कैसे संगठित करें? यही कमाल की बात इस जनता सरकार मोर्चा के अंदर है। इसमें आप देखिए, हमने 21 संगठनों ने मिलकर के एक जनता सरकार मोर्चा का गठन किया था 24 तारीख को जनवरी में, और आपने देखा होगा कि 1 महीने के अंदर पूरे भारत से महाराष्ट्र के अंदर जनता सरकार मोर्चा का गठन हो रहा है। हम आज तक गए नहीं है। पॉलिटिकल संगठन तो नहीं शेप ले लेगा आखिर में, या कैसा कुछ रहेगा? क्या होगा ये एक्चुअली हमें नहीं मालूम है। हमें तो कल कहीं ना कहीं आ रही है कि देखो, कई लोग कहते हैं कि जैसे ये हर पॉलिटिकल पार्टी को निशाना पे लेते हैं। विपक्ष वालों को भी इन्होंने बोल दिया कि ये भी इस जो भी ये षड्यंत्र आप कह रहे हो इसमें सम्मिलित है। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये सभी पॉलिटिकल पार्टी को अपने निशाने पे लेना, संगठन तैयार करना, ये कहीं ना कहीं लगता है कि किसी पॉलिटिकल विचारधारा की शुरुआत होने वाली है। देखिए, ये तो है पागलपन। अगर कोई आदमी सभी एस्टैब्लिश
पूरे तंत्र के साथ अगर कोई लड़ाई मोल ले रहा है, पंगा मोल ले रहा है, तो ये एक तरह से ये बहुत खतरनाक है हमारे लिए। उनके लिए नहीं, हम तो तुच्छ से प्राणी हैं, हमारी कोई औकात नहीं इतनी बड़ी ताकतों के सामने। रही बात पॉलिटिकल एंगल की, देखो हमारा जो मकसद है जनता सरकार मोर्चा का, वो है गांव को ये समझाना कि तुमने पॉलिटिक्स कैसे करनी है। यानी कि हमारा मकसद है गांव को यह बताना कि आने वाले वक्त में तुम चुनाव क्या देखकर करोगे। क्या तुम जात देखकर करोगे, क्या तुम औकात देखकर करोगे, क्या तुम खर्च करने की हैसियत देख के करोगे, दारू की बोतलें देख के करोगे, या मुद्दों को देख के करोगे। तो हम उनको यह बताएंगे कि तुमने ये डिक्लेयर करना है गांव ने कि जो पॉलिटिकल पार्टी हमें हमें गांव को, मतलब गांव को इस तरह का कैंडिडेट चाहिए, इस गांव को इस तरह का कैंडिडेट चाहिए। जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास ऐसा कैंडिडेट नहीं है वो हमारे गांव में प्रचार के लिए ना आए। मतलब राजनीति कैसे करनी है गांव वालों को यह सिखाना जनता सरकार मोर्चा का मकसद है। अब इसमें जनता सरकार मोर्चा किस रोल में होगा, हमारा मकसद जागरूकता का है, और आने वाले वक्त के बारे में हमें नहीं पता। समझ में नहीं आई शुरुआत कहां से हुई थी, अब जा कहां रहे हो। मैंने उस वक्त भी जब आपसे बात हुई थी तो पूछा था कि क्या पॉलिटिकल पार्टी बनेगी, तो कहीं ना कहीं उसी विचारधारा पे ये चीजें जा रही है। जो आपकी बातों को मान लेगा या आपके हिसाब से कैंडिडेट उतार देगा तो वो संगठन कहीं ना कहीं उसके लिए प्रचार भी करेगा, वोट करेगा। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि पॉलिटिकल बेनिफिट की तरफ चीजें जा रही है। भाई पहली बात तो ये है कि पॉलिटिक्स का सवाल तो खैर आपने ही उठाया था, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं, आपने अभी बात भी नहीं ना, मैं वही कह रहा हूं कि हमारा मकसद जागरूकता है। क्या ये गलत है कि मैं गांव को ये बताऊं कि आपने मुद्दे के ऊपर वोट करनी है? क्या ये गलत बात है? क्या ये गलत बात है कि आपके बच्चों का अंदर बेरोजगारी है तो उसका आंकड़ा हम कैंडिडेट के सामने रखेंगे कि जिस कैंडिडेट के पास इसका सोल्यूशन हो अपना सोल्यूशन गांव के सामने रखे? क्यों हम करोड़ों रुपए खर्च कराएं प्रचार के ऊपर? क्यों हम दारू से, पैसे से इस राजनीति को भ्रष्ट बनाएं? क्यों नहीं गांव अपने लेवल पे, पंचायती लेवल पे तय करे कि किस कैंडिडेट को हमने वोट करना है? मैं तो ये कह रहा हूं पॉलिटिक्स आपकी नस नस में भरी हुई है। मैं 18 साल का होते ही वोट करने लगा था, उसके बाद मैंने हर वोट की है तो मैंने पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया है। आपका 15 साल का मैं रोकना चाहूंगा बहुत लंबा बोलते हो, एक चीज को स्ट्रेच करने के लिए जाने जाते हो। मैं आपसे एक चीज पूछता हूं कि एक पॉलिटिकली आपने चीज कहा कि एक पॉलिटिकल मोटिवेशन उनको देने वाले हो आप लोग, इसके अलावा क्या चीजें रहेंगी? क्योंकि जिस बीमारी को लेकर के आपने शुरुआत की थी और कहा था कि ये लंबा चलने वाला है, वो उससे कहीं डेविएट हो चुके हो या फिर वो साथ चलेगी? देखिए, बीमारी का ड्रामा आपने परसों की बिल गेट्स के अगर बयान पढ़ा हो तो बिल गेट्स का बड़ा खूबसूरत बयान था। ये इस देश में बड़ा कमाल हो रहा है कि जो डॉक्टर्स लॉजिकली बात करते हैं उनको तो सेंसर किया जाता है, उनको तो दिखाया नहीं जाता, उनके तो वीडियोस डिलीट हो जाते हैं, उनके चैनल के डिलीट हो जाते हैं। और बिल गेट्स जो कि मेडिकल फील्ड से भी नहीं है, उस आदमी को इस किसी भी महामारी के ऊपर बोलने का इजाजत है। बिल गेट्स ने परसों बयान दिया है और जो उसका बयान होता है वही हर प्रधानमंत्री का होता है। समझिए, बिल गेट्स ने कहा कोरोना तो मैजिकल तरीके से, एक अजीब से तरीके से खत्म होने लगा है, बड़ा ड्रास्टिक सा चेंज आया और अभी दुनिया को नई महामारी के लिए तैयार रहना है। और ये बात मैं 2 साल से बोल रहा हूं कि ये आपका लिए 8 इंतजाम किए उन्होंने, 8 बूस्टर डोज 8 तक चलेगा। अगर ये बीच में हमने रोक लगा दी तो ये दूसरी महामारी आएगी, जब साइड इफेक्ट आने लगेंगे तो अगला वेरिएंट आएगा। ये भाईजान आपको जो हो रहा है, एक्चुअली जो खेल चल रहा है, ये जो महामारी के नाम पर या इस बीमारी के नाम पर जो लोगों को जागरूक करने हम निकले थे, ये महामारी उस पूरे षड्यंत्र का इतना सा हिस्सा है। उस षड्यंत्र को जब तक पूरा का पूरा लोगों के सामने नहीं रख देते, जब तक उसको नेस्ता नाबूद नहीं कर देते, गांव राम को इससे बचा नहीं देते, तब तक ये मोर्चा नहीं रुकने वाला। मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, जो आपका संगठन है उसकी क्या क्वालिफिकेशन रहेगी? वो जैसे जागरूक करने की बात कही आपने, चाहे वो फिर हेल्थ एक्सपर्ट से रिलेटेड मुद्दे हो, तो उनकी क्वालिफिकेशन क्या कुछ रहेगी या फिर कोई भी आ सकता है? देखिए, कोई भी आ सकता है। फिर वो कैसे गाइड करेगा लोगों को हेल्थ को लेकर के? कैसे कुछ मैं बता रहा हूँ ना, आप हेल्थ का क्या है, मेरे को धूप लेनी चाहिए और धूप जो है वो वायरस खत्म करती है, इसके लिए आपको डिग्री की जरूरत है क्या? आपको खेती कैसी करनी है? जो आदमी खेती पे काम कर रहा है, अभी सुनील भाई यहाँ पर, सुनील शर्मा बैठा हुआ था, वो नीचे फोन पे लगा हुआ है, सुनील ऑर्गेनिक खेती पे काम कर रहा है, एक बंदा नेचुरल खेती पे काम कर रहा है, एक बंदा पंचगव्य पे काम कर रहा है, एक आयुर्वेदा पे कर रहा है, एक होम्योपैथी पे कर रहा है, एक नेचुरोपैथी पे कर रहा है। जो ऑलरेडी कर रहे हैं एग्जिस्टिंग लोग, वो आपको बताएंगे, बता रहे हैं। हमने नेचुरल तरीके से, अगर वो चीजें गलत साबित हुई फिर क्या होगा? आपको खान पान अच्छा करना चाहिए, गलत है क्या? नहीं, मैं खान पान, आपने किस चीज की शुरुआत की थी? आपने कहा था कि मास्क
सही नहीं है। हाँ। लेकिन मेडिकल की अगर हम लोग बात करें, आप तो डॉक्टर हैं। हाँ। मेडिकल के अंदर मास्क तो एक कहते हैं ना कि चोली दामन का साथ है डॉक्टर का और मास्क का शुरुआत से, तो फिर वो अगर गलत है तो वो कैसे, मतलब उनके लिए सही कैसे था? मास्क का इजाद कैसे हुआ, पहले इसकी तरफ जाइए। 17वीं शताब्दी के अंदर, नहीं, अब 17वीं मैं- शताब्दी के अंदर मास्क का इस्तेमाल स्लेव्स के लिए किया जाता था। जब गुलाम प्रथा थी, जब सड़क के ऊपर चलते थे, मालिक में और गुलाम में अगर फर्क बताना होता था तो जिसके चेहरे पर मुंह ढकने का जुगाड़ है वो जो है वो गुलाम था, ये तय था। रसोइयों के अंदर लोहे के मास्क लगाए जाते थे और पीछे से कुंडी और लोक लगाया जाता था कि ये रसोई में बादाम बदूम ना खा जाए नौकर। गुलामों के लिए लगे थे ये मास्क का खेल। उस टाइम पर तो एलोपैथी नाम की कोई चीज भी नहीं थी भाई। जिस टाइम पे मास्क प्रथा थी दुनिया के अंदर, उस टाइम पे तो एलोपैथी नाम की चीज ही नहीं थी। ये तो WHO ने, जो WHO का गठन ही द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ है, फ्लेक्सनर रिपोर्ट के बाद भाई साहब। बात कहाँ और लेके दूसरी चले? बात जो आपने कहा, जो डॉक्टर्स डॉक्टर्स की बात कही, कोई भी डॉक्टर, कोई भी स्टडी मास्क लगाने के लिए सजेस्ट नहीं करती है। आप देखेंगे डॉक्टर केवल सर्जरी के वक्त मास्क लगाता है, वो भी इसलिए कि मेरा सलाइवा, मान लो उसने कुछ काट रखा है, छींक आ जाए उसको, या उसके नाक से कुछ बह जाए या थूक गिर जाए, उससे बचने के लिए वो लगाया जाता है। आपने, अगर आप इस पूरे 2 साल के प्रकरण के अंदर अगर डॉक्टर्स की अगर उस शब्दावली को ध्यान से समझोगे तो उन्होंने क्या कहा है, मास्क से को डैश रोना नहीं रुकता है। हम केवल प्रोटेक्टिव मेजर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं कि कहीं आपके थूक में ना हो और दूसरों को ना लग जाए। यानी कि ये इसलिए नहीं लगाया जाता कि आपकी बचत है, ये कहते हैं कि हम तुमसे दूसरों को बचाने की बात आप करते हैं। क्या कहना, ये खतरनाक है कि सही है, या इसका कोई मतलब पहनो? मेरी इस लाइन पर आपकी वीडियो उठ जाएगी, लेकिन मेरी बात का मतलब समझने के लिए मैं, दर्शक अपने आप समझ जाएंगे। आप सर्च कीजिए मास्क लगाने के कितने फायदे हैं और मास्क लगाना किस किसने सजेस्ट नहीं किया है। रिसर्च है बकायदा, आपको वहां मिलेंगी कौन से साइड इफेक्ट हैं लगाने के। इस महामारी के दौरान सभी डॉक्टर्स ने इनको पहना है, तो उस दौरान क्या वो उनके लिए जानलेवा था, या क्या उनको पता नहीं था कि ये चीजें जानलेवा है? वो क्यों, उन्होंने क्यों सजेस्ट किया? केवल डॉक्टर्स ने नहीं पहना है, लगभग हर उस आदमी ने पहना नहीं, है जो गुलाम है। वो तो एक्सपर्ट हर है उस ना। आदमी ने पहना है जो गुलाम है, आप और दूसरी हर साइड उस में आदमी ने पहना है जो टेलीविजन के आगे बैठा है। मैंने पहले दिन से एक सिंगल मिनट के लिए नहीं पहना है। पुलिस वाले भी ये बोलते थे कि पहन ले, मैं कहा नहीं पहनूंगा, यहीं बैठूंगा, नहीं पहनूंगा, किसी कीमत पर नहीं पहनूंगा। मैं वार्ड में जाके, जो इस तथाकथित बीमारी का वार्ड थे, जाके लोगों की जप्फियां पाके उनको ये यकीन दिलाता था कि भाई कुछ नहीं होता, मैं तेरे साथ हूं, तेरा झूठा खा रहा हूं, देख कुछ नहीं होता। ये सब का सब आपकी प्रोग्रामिंग चल रही है, इससे बचने का यही तो बता रहा हूं कि भैया जी इसके तो मैं कहाँ का क्वेश्चन मैंने पूछा था, आप कहाँ लेके गए? मैंने ये कहा कि जो डॉक्टर्स इसको पहनते हैं, क्या उन्हें समझ नहीं है कि इसके नुकसान है? ये सबको मालूम है। बोलने की हिम्मत ना पॉलिटिकल पार्टीज के पास है, ना डॉक्टर्स के पास है। जो टीचर स्कूल वाले बच्चों को जबरदस्ती ठोक रहे हैं, खुद फर्जी सर्टिफिकेट बनाए हुए हैं, उनको मालूम नहीं है कि कितना गलत हो रहा है। दुनिया किसके दबाव में है? सारी पॉलिटिकल पार्टी, सारे डॉक्टर्स, दुनिया भर के जो उनको पैसे देते हैं, जो उनको खाने को दे रहा है। कौन दे? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के, फॉर्चून 500 के बड़े घाघ आदमी, जिन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बना के यूनाइटेड नेशंस का एजेंडा 21 टेक ओवर करके, जिसका एजेंडा 2030 जिसका नाम दिया है, जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम बोलते हैं। आज बता रहा हूं आपका, आने वाले वक्त के अंदर, आप अभी तो आपको बीमारी के नाम पे लॉकडाउन लगा है, आने वाले वक्त में क्लाइमेट लॉकडाउन लगने वाला है। आज बता रहा हूं 2 साल के अंदर क्लाइमेट लॉकडाउन, अगर नई महामारी नहीं आई, आपके घर से आपका पैसा खींचा जा रहा है, आपकी मेटल खींची जा रही है, आपका सोना खींचा जा रहा है, आपकी जमीन कर्जे पर है। इसके फायदे हैं, आप कंप्लीटली उनके ऊपर डिपेंडेंट होंगे और उनके कंट्रोल में होंगे। आप डिपेंडेंट भी बनाने हो और कंट्रोल भी करने हो। दिस इज द अल्टीमेट गोल पूरी पॉपुलेशन को। सुनिए, जो जितने भी एक्सपर्ट हैं या जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के आपने नाम लिए, तो वो भी तो साथ में गुलाम हो जाएंगे। सरकार तो एक ही पार्टी की होगी ना, या गठबंधन के साथ? भाईजान गुलाम वो क्यों होंगे भाई? अगर आपके भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कह दिया कि ये तेरी टेरिटरी है, तू इसका मालिक है, ये तेरी टेरिटरी, तू इसका मालिक है, क्या वो क्या गारंटी करेगा? है? क्या गारंटी है उनको देंगे? अगले को लालच तो दे रखा है ना, या तो बात लालच है, देखा, क्या सबूत है इन चीजों के? अगले ने खुद क्यों नहीं लगवाए? फिर क्यों नहीं लगवाए? आपको क्या पता लगवाया कि नहीं लगवाया? पूछो जाकर के, इंटरव्यू लो, पता करो उनका, और डिक्लेयर करे। अदरवाइज वो सारी पॉलिटिकल पार्टियों के लीडर्स डिक्लेयर करेगी अच्छी चीज है कि बुरी चीज है। बताएं ये लोग? वो तो बता रहे हैं, नहीं बता रहे। वो कहते हैं एक्सपर्ट ने कहा है तो अच्छा होगा, खुद
प्रूफ तो नहीं लगवाया हुआ उन्होंने। तो फिर वो किस बेस पे रिजेक्ट कर ये सरकार ऐसे दोगले चेहरे क्यों लेके आती है कि आपको तो डीसी के दफ्तर में जाने के लिए सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, लेकिन जो पॉलिटिकल आदमी है उसको राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा कहीं भी जाने के लिए ना आरटीपीसीआर टेस्ट कराने की जरूरत, ना कोई सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत। ऐसे दो नियम कैसे हैं भाई? आदमियों का अलग है क्या? एक बात बताइए, यही लोग बात करते हैं कि डॉक्टर साहब है ना, वो लोगों को डरा करके समर्थन हासिल कर रहे हैं। हाँ, तो आप पे ये आरोप तो तुम समझा दो ना, वो लॉजिक बता दो ना कि 6 बजे छोटी दुकान बंद हो जाएगी लेकिन मॉल 9 बजे तक खुला रहेगा। इसका क्या लॉजिक है? तुम बता दो ना कि स्कूल बंद होकर के ठेके बंद है भाई। नहीं, लॉजिक नहीं, ये सारे कनेक्टेड है। जब एक बात बताओ, आप एक सिंपल फंडा यार एक मिसमैच का क्या मतलब है? आप ये बताओ कि आप सिंपल फंडा बताओ। डॉक्टरों ने कहा अस्पतालों में इतनी मौत हुई, ऑक्सीजन की कमी में मौत हुई। डॉक्टर बीआरसी एग्जाम्पल है, डॉक्टर बिशु राय चौधरी 60,000 मरीजों को, तथाकथित मरीजों को जिनको सरकार ने पॉजिटिव किया था, उस आदमी ने बिना कोई मुंह ढके, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के, बिना दवाई के, केवल डाइट पर 3 दिन के अंदर ठीक कर दिया। जब 100% रिकवरी रेट वाला इलाज पॉसिबल है, देश में है, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, तो आयुर्वेद के अंदर जब यह स्पष्ट है कि इस वक्त में यह बीमारी होगी तो इसका क्या इलाज है, एक भी मौत नहीं होगी, तो प्रधानमंत्री इन पद्धतियों का प्रचार क्यों नहीं करता? डब्ल्यूएचओ के बताए हुए गाइडेंस पे क्यों चल रहा है? क्योंकि 100 अरब रुपए। क्या कहते हो आपकी वो भ्रष्ट है? डब्ल्यूएचओ का गठन किसने किया था? अगर आपको यह पता चल जाए, अब्राहम फ्लेक्सनर कमीशन बैठा 1908 के अंदर, उस आदमी उसको अब्राहम फ्लेक्सनर को, फ्लेक्सनर रिपोर्ट जब 1910 के अंदर पेश हुई, अब्राहम फ्लेक्सनर को फंडिंग देने वाली थी रॉकफेलर फाउंडेशन। वही रॉकफेलर फाउंडेशन आज डब्ल्यूएचओ को सबसे ज्यादा फंडिंग। जिस तरह से आप पॉलिटिकल पार्टीज को बदल देते हैं, जिस तरह से आप मुख्यमंत्री के चेहरे बदल देते हैं, लेकिन व्यवस्था ज्यों की त्यों रहती है। इसीलिए आज मुख्यमंत्री का नाम क्या है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो किस व्यवस्था के साथ है। आज इस टाइम पे डब्ल्यूएचओ के अंदर महत्वपूर्ण पदों पर कौन बैठे हैं, इससे ज्यादा जरूरी है वो कहां से फायदे उठा रहे हैं। आपको तो पता ही नहीं। मेरे लिए तो इतना पता है कि मेरे भारत से आरोप लगा रहे हैं। देखिए भाई, मैं डब्ल्यूएचओ पे आरोप लगा रहा हूं, मैं उसके डायरेक्टर पे नहीं लगा रहा हूं, डब्ल्यूएचओ की कार्यप्रणाली पर आरोप लगा रहा हूं। डब्ल्यूएचओ का सबसे बड़ा फंडिंग एजेंट कौन है, ये बता दो सर। एक बात, डब्ल्यूएचओ को सबसे ज्यादा फंडिंग रॉकफेलर और बिल गेट्स से मिल रही है भाई। सुनिए तो, और वही है इसके मालिक। अभी बिल गेट्स को आप कह रहे थे कि उनकी स्टेटमेंट का आप समर्थन कर रहे थे, अभी बिल गेट्स पे सवाल खड़े कर। समर्थन कौन कर रहा है? अभी कहा था नहीं आपने बिल गेट्स? मैंने ये कहा बिल गेट्स ने ये कहा है, और जो बिल गेट्स बोलता है वही मुख्यमंत्रियों का चेहरा है, वही मुख्यमंत्रियों की जबान है, वही प्रधानमंत्रियों की, इस देश के नहीं, अलग अलग मुल्कों के जहां जहां प्रधानमंत्री घूम के आया था पिछले 5 सालों में, उन सारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों की जबान वही है जो बिल गेट्स की है। इसी महामारी का तो बेस बन रहा था भाई साहब। 2019 में इसको प्रधानमंत्री बनाया इसलिए गया था, और अगर अभी भी ये पूरे के पूरे एजेंडे पे कामयाब नहीं हुआ ना, अगर ये आपकी जमीन को नहीं दे पाया उनको, अगर ये नहीं दे पाया आपके ये सोना नहीं दे पाया सारा का सारा, अगर आपका पैसा अगर आपको पूरी तरह बर्बाद नहीं कर पाया ना प्रधानमंत्री, तो अगला प्रधानमंत्री वो होगा जो पंजाब के अंदर जीतेगा। आप देख लेना, अगर कांग्रेस जीतती है तो पप्पू आएगा प्रधानमंत्री का, वो मीडिया बनाएगी, वही मीडिया जिसने इसको बनाया वही मीडिया उनको बनाएगी। आज आप ये कहते हैं कि ये दोनों चीजें जो ये बीमारी से लड़ी हैं वो फ्रॉड हैं, दोनों चीजें, वो टीका नहीं लगवाना चाहिए और इसका भी विरोध होना चाहिए, जो ठीक है। आज भी मैं ये कहता हूँ भाई साहब, बीमारी को समझो। अगर आपको ये लगता है, सरकार ये कहती है कि ये ठीक है, सरकार ने कहा हमने पब्लिक प्लेटफॉर्म में इसके साइड इफेक्ट्स रख दिए, साइड इफेक्ट देखने के बाद भी कोई अगर लगाता है तो वो खुद जिम्मेदार है। हमारा कहना ये है कि आज जिसका मन कर रहा है 100 बार लगवाए, जिसका मन कर रहा है। मेरा कहना यह है पूरी साइड इफेक्ट की लिस्ट बताओ, उसको कहो कि ये हो सकता है, अगर वो फिर भी लगाने के लिए तैयार है 100 बार लगाओ। लेकिन झूठ धोखे में रख के लगाना गलत है, जबरदस्ती करना गलत है। आप अगर उसको ये कहते हो ना कि ये साइड इफेक्ट, उसके बाद चाहे तेरी मर्जी है तेरे ना लगवा, हम किसी को रोक नहीं रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि मैं कौन सी चिकित्सा पद्धति अपनाऊंगा ये मेरा काम है। अभी ट्रीटी आ रही है, अगली महामारी के लिए ट्रीटी आ रही है भाई साहब, अगले 2 महीने के अंदर अंदर हर देश के प्रधानमंत्री को साइन करना उस ट्रीटी के ऊपर। वो ट्रीटी बिल गेट्स ने लिखी है, वो ट्रीटी डब्ल्यूएचओ के थ्रू आएगी, और वो ट्रीटी ये कहेगी कि आने वाले वक्त में, अभी तक तो आपके अधिकार ये थे कि इस बीमारी के नाम पे आपको घरों में घुस करके
घरों में घुस करके ठोका गया था ना, लठ मारे गए थे चौपालों में घुस करके। अब ट्रीटी आ रही है, आपके घर में घुस करके आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी अगर आप कंप्लाई नहीं करोगे तो। और आप देख लेना, ये कोई ज्यादा दिनों की बात नहीं है, या तो इसके ऊपर पूरा देश खड़ा हो जाएगा और नहीं तो आप सीरिया जैसे हालात अपने देश के अंदर देखना। गृह युद्ध नहीं आया तो मेरा नाम बदल देना। जितने भी इस बीमारी के वॉरियर रहे हैं, जितने भी योद्धा रहे हैं, कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि आप उनकी इंसल्ट करते? कौन है वॉरियर? आपको पता ही नहीं है कि कौन है वॉरियर? लोगों ने लोगों को अरे बचाया भाई है। साहब, वो बचाने वाले मजाक लोग नहीं उड़ा रहे हो आप? भाई साहब मैं बताऊं, मेरे एक बहुत बढ़िया जोनल डायरेक्टर, नाम दे दूंगा इस इंटरव्यू के बाद, जो इस बीमारी के तथाकथित बीमारी के जोनल डायरेक्टर रहे हैं पीजीआई के, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मुझे उन्होंने द रियल एंथनी फाउसी किताब गिफ्ट की थी जब मैं जेल से बाहर आया। उसके बाद उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि डॉक्टर साहब, आप कहते हो ना कि आप इतने लोग मर गए अस्पतालों में और इतने बच गए, तो ये कहते हैं कि अचरज ये नहीं है कि अस्पतालों में कितने लोग मरे, अचरज ये है कि जो बचे वो बच कैसे गए। जो अस्पतालों में जाने के बाद बचे हैं ना, वो सारे जाके पता करो। भाई साहब, आपको क्या इलाज दिया गया, उसके पीछे क्या खेल खेला गया, अगर इसकी गहनता से जांच कर लोगे ना मीडिया वालों, तो आपकी आंखें फट जाएंगी कि ये इतना बड़ा खेल चल रहा था। इसकी गहराई में जाओ दोस्तों, पता करो कैसे सहारनपुर के अंदर, सहारनपुर मुजफ्फरनगर में जो 165 किडनियां जिसने किडनी मुजफ्फरनगर में जो भी वो वॉरियर थे, ये वॉरियर थे भाई साहब, ये वॉरियर थे। अस्पतालों में बकायदा बचाई वो, अरे अस्पतालों में बकायदा ट्रायल नहीं है क्या? उसके ऊपर अस्पताल के ऊपर बकायदा लोग दोषी थे वो एक अलग बात है, लेकिन जितने लोगों ने जाने बचाई है उनके लिए आप क्या, उनके लिए क्या भाई साहब? ये खेल जान बचाने के लिए था ही नहीं, ये खेल सारा का सारा दहशत फैलाने के लिए था, पैनिक अटैक क्रिएट करने के लिए था। सीधा सीधा आरोप है आपका, ऑप्शन नहीं था मेरी बात सुनने के अलावा। WHO के बारे में पता नहीं, आप जिस पे सवाल उठा रहे हो तो ऐसे संगठन मैं में मेरा क्या WHO के काम है? गठन की बात कर रहा हूँ भाई। चलो दोस्तों, ये थे डॉक्टर डॉट, हाँ नहीं, ये थे डॉक्टर डॉट, मैं हूँ अदीब डोल। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। हद कर दे भाई।